बिहार की नदियां, जैसा कि आपको पता है कि हमने भारत की नदियां भी आपको बता दिया था, उसी में उसी कड़ी में बिहार स्तर पे अगर देखें तो बहुत सारी नदियां हैं जो कि गंगा के जो प्रमुख जो धारा है उससे आकर के मिलती है। और गंगा, जैसा कि हमने आपको बताया था, गोमुख पर्वत से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, अलकनंदा और भागीरथ आगे आकर के देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। फिर आगे चलते हुए ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे आरा में या बक्सर चौसा के पास कह सकते हैं, वो फिर बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है। तो ये आप मैप में जो देख पा रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए ये जो पश्चिमी जो रेखा है जो आप देख रहे हैं बिहार के मैप में, तो एक तरफ याद रखिएगा कर्मनासा नदी है जो कि दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम साइड में, यानी ये तो पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया और ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण में हो गया। ठीक है, तो कर्मनासा नदी जो है वो बॉर्डर बनाती है कहां पर, तो याद रखिएगा एकदम बिहार और यूपी के बीच में। और वहीं घाघरा नदी जो है, जो कि यूपी में सरयूग नदी के नाम से जानी जाती है, घाघरा, वो आपको उत्तर पश्चिम साइड में बिहार का बॉर्डर बनाती है। अगर पूछेगा किन दो नदियों से बिहार का बॉर्डर बना यूपी साइड से, तो याद रखिएगा थोड़ा इधर गंडक भी है, आगे चल के ये जो नदी है थोड़ा दूर बॉर्डर जो है गंडक नदी भी बनाती है, जो कि गंडक सोन, ठीक है, इधर जो दिख रहे सोन नदी, ये आपको पटना में सोनपुर का जहां मेला लगता है तो वहां पे आकर के मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोन नदी पटना में हाजीपुर के पास ही मिलेगी, सोनपुर का मेला भी जहां पे लगता है। और एक तरफ आप देख रहे होंगे गंडक भी आकर के हाजीपुर के पास ही गंगा में मिलती है। तो यहां पर मेन रूप से आपसे पूछा जाएगा कि कौन दो नदियां यूपी बॉर्डर का निर्माण करती है। तीन नदी कह सकते हैं, गंडक भी है थोड़ा दूर बनाती है, फिर घाघरा है जिसको कि यूपी में सरयूग नदी कहते हैं, और कर्मनासा जो कि बिहार की कह सकते हैं कि एक प्रकार से क्रम को नाश कर देती है, अशुद्ध, इसका जो जल है शुभ नहीं माना जाता है, शुद्ध नहीं माना जाता है। उत्तर से आने वाली दूसरी नदी आप देख रहे होंगे इधर बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक आकर के आपको खगड़िया के पास, ठीक है, गंगा नदी में मिलती है, मुंगेर खगड़िया के पास बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक में ही बागमती नदी आकर के मिल जाती है। याद रखिएगा बागमती नदी किस में मिल जाती है, तो बूढ़ी गंडक में। ठीक है, बूढ़ी गंडक, गंडक और बूढ़ी गंडक दो अलग अलग नदी हैं। आप देख रहे होंगे ये गंडक है, ये बूढ़ी गंडक है, आगे उसके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। इधर कोसी, कोसी का बेल्ट आपको पता ही है, बिहार का शोक भी कहलाता है चूंकि ये रास्ते परिवर्तन में माहिर है। सुपौल मधेपुरा का जो एरिया है, सहरसा का एरिया है, वो कोसी क्षेत्र में आता है और ये बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ प्रभावित एरिया माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको जो है गंगा में आके मिल जाती है कोसी। इधर इस बार 17वीं में पूछा था महानंदा के बारे में, तो महानंदा भी बिहार के एकदम पूर्वी छोर पे बहती हुई आकर के कटिहार के पास जो है कुर्सेला जगह है वहां पे गंगा में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप दक्षिण से देखें तो दक्षिण से पुनपुन नदी है जो कि फतुहा पटना के पास आकर के गंगा नदी में मिलती है। फल्गु जो कि निरंजना नदी जिसके किनारे जो है गया में पिंडदान होता है। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे ये भी आकर के गंगा में मिलती है। उसके बाद जो है धाधर नदी है, उसके बाद आपको बदुआ। ठीक है, तो ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेन रूप से पुनपुन के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए आकर के सोनपुर जगह पटना में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग सभी उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियों को अच्छे से देखेंगे और थोड़ा बहुत याद भी रखने का प्रयास करेंगे। कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख के भेजेंगे। बिल्कुल,
बिहार की नदियां का जो उद्गम, सबसे पहले ऊपर देखिए बिहार के अफवाह तंत्र का आधार क्या है, तो गंगा नदी है। बिहार और जितनी भी हिमालयन नदी हैं, आपको पता होगा सदा नीरा नदी होता है, इसमें सालों भर पानी रहता है। उसके पीछे भी हमने कई रीजन बताए, चूंकि ये जितनी भी नदियां हैं वो ग्लेशियर से निकलती है, और ग्लेशियर बर्फ पिघलने, बर्फ जमा हुआ होता है। चूंकि हमने बताया था कैसे ग्लेशियर का निर्माण होता है, चूंकि जो जलवाष्प होता है वो जब ऊंचाई पे जाता है तो ये यहाँ का वातावरण बहुत ठंडा होता है, जिस कारण से ये जम जाता है और यहाँ ग्लेशियर का रूप ले लेता है, और यही धीरे धीरे करके जब टेम्परेचर पे पिघलता है तो उससे नदियों में जल का प्रवाह होता है और नदियाँ बनती है। तो ये सब हमने आपको ज्योग्राफी में बता रखा है। बिहार की धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में गंगा नदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और सबसे लंबी नदी अगर बिहार की कोई है तो वो गंगा नदी ही है। लगभग 445 किलोमीटर बिहार में बहती है। ऐसे इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में बहती है 445 किलोमीटर, जो कि बिहार की सबसे लंबी नदी है, जो कि डायरेक्ट आप देखेंगे पश्चिम में प्रवेश करेगी और पूर्वी छोर में निकल जाएगी। बीचों बीच बिहार को 2 बराबर भागों में बांट देती है, लगभग बराबर भागों में। ठीक है। नदियों के उद्गम क्षेत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 भाग में आप बांट सकते हैं, एक उत्तर बिहार की नदी, दूसरा दक्षिण बिहार की नदी। उत्तर बिहार की नदी में सबसे पहले गंगा को हम लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि गंगा ही महत्वपूर्ण नदी है, हमारे देश की भी नदी है। ठीक है। और उत्तराखंड सरकार ने 2017 में इसे एक मानव का भी दर्जा दे दिया है गंगा को। गंगा 445 किलोमीटर लंबाई बिहार में है। गोमुख गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में है, और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहां पे इसका नाम मेघना हो जाता है। क्योंकि मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती है आपस में तो मेघना कहलाती है, और मेघना ही बन करके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी के किनारे सुंदरवन का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही बसा हुआ है सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, जिसको हम लोग ज्वारीय वन भी कहते हैं, मैंग्रोव यहीं पे पाए जाते हैं। उसके बाद है 260 किलोमीटर की लंबाई वाली नदी जो है बिहार में, वो गंडक है, जो कि हमने आपको बताया बिहार का उत्तर पश्चिम सीमा बनाते हुए गंडक नदी जो है सोनपुर के पास मिलती है, हाजीपुर के पास, पटना के ही पास है। ठीक है, गंगा नदी में अन्नपूर्णा श्रेणी के मान मोट जगह कुटांग के मध्य से निकलती हुई गंगा नदी हाजीपुर के निकट में प्रवेश करती हुई हाजीपुर में मतलब मिल जाती है गंगा नदी में। गंडक नदी के बारे में, घाघरा नदी जिसको कि यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है और छपरा के निकट गंगा नदी में मिलती है। आगे चल करके बूढ़ी गंडक जो कि नेपाल के सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, और गंगा नदी में जाकर के मुंगेर जिला में एक जगह है उत्तर मांझी, वहां पे मिलती है। दूसरा है बागमती नदी। अब देखिए ये लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो बागमती की भी लंबाई बिहार में 394 किलोमीटर है, और ये नेपाल से, चूंकि ये सब उत्तर बिहार की नदी है, तो नेपाल से महाभारत श्रेणी से निकलती है। नेपाल में जो हिमालय का पार्ट है वहीं से निकलती है, और बूढ़ी गंडक में ये बेगूसराय में मिल जाती है। तो कई बार पूछेगा बागमती नदी किस नदी में मिलती है, तो बूढ़ी गंडक में मिलती है। गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों अलग नदी है, ये भी याद रखिएगा। कमला जो कि मिथिला का पवित्र नदी माना जाता है, मिथिला का गंगा कह सकते हैं, इसकी पूजा की जाती है वहां पे मिथिला क्षेत्र में, दरभंगा के क्षेत्र में कमला नदी को कमला माई के नाम से इसको पुकारते हैं। ये भी महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलती है और कोसी नदी में जाकर के मिलती है, और बिहार का शोक, ठीक है, बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। तो ये सब भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी। कोसी नदी को इसलिए क्योंकि ये रास्ता परिवर्तन करने में माहिर है, और रातों रात जिस क्षेत्र से नहीं बह रही है उस क्षेत्र से ये बह सकती है, और एक विशाल क्षेत्र को अपने में समा सकती है। तो इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ प्रभावित एरिया भी कोसी क्षेत्र में जनरली आपको देखने को मिलेगा। कोसी नदी गोसाई नाथ की चोटी है, गोसाई थान है की चोटी से निकलती है, और गंगा नदी कुर्सेला कटिहार में, ये पूछ सकता है कोसी नदी कहाँ मिलती है गंगा नदी में, तो कुर्सेला एक जगह है कटिहार में, वहां पे मिलती है। उसके बाद आ जाइए महानंदा। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से एकदम पूर्वी छोर पे बिहार के निकलेगी, और कटिहार के एक मनिहारी जगह है वहां पे आकर के गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से, आपको हमने बताया था नर्मदा ताप्ती
ये सब नदी का भी उद्गम हुआ है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का भी हुआ है। गंगा नदी मनेर पटना के निकट जाकर के सोन नदी पटना में मनेर के पास मिल जाती है। गंगा नदी में पुनपुन, छोटा नागपुर पठार पलामू से निकलती है और गंगा नदी में फतुहा के पास, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी, पुनपुन नदी कहाँ मिलती है गंगा नदी में, तो फतुहा के पास। उसके बाद आइए क्रमनाशा है, कहा जाता है कि ये अशुद्ध नदी है, इसमें नहाने से सारे कर्म नाश हो जाते हैं, क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा है इसमें। एक प्रकार से कह सकते हैं ये नदी, चूंकि ये सदा नीरा नहीं है, बरसाती नदियां हैं, गर्मियों में सूख भी जाती है। बिंद पहाड़ी से निकलती है और चौसा बक्सर के निकट गंगा नदी में मिलती है और गंगा प्रवेश बिहार में चौसा बक्सर में ही करता है। तो कई बार पूछेगा कि बिहार प्रवेश कहां पे करता है गंगा नदी में, तो चौसा बक्सर में। फल्गु नदी, जिसको कि निरंजना नदी भी कहा जाता है, यहीं पे गया में पिंडदान होता है निरंजना नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और मोकामा टाल क्षेत्रों में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। अजय नदी बाटपाड़ एक जगह है, जमुई है, गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है। सकरी उत्तरी छोटा नागपुर के क्षेत्र से निकलती है। क्यूल मोरहर नदियों के साथ जो है गंगा नदी में मिलती है सकरी नदी, जो कि लखीसराय के पास। क्यूल लखीसराय के पास ही आपको पता होगा कि गंगा नदी में सूरजगढ़, जो सूरजगढ़ा बोलते हैं हम लोग अभ्रंशित रूप में, लखीसराय के पास यहाँ पे मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है। तो क्यूल जो है, क्यूल भी गंगा नदी में मिल जाती है लखीसराय में, सूरजगढ़ के पास में। झारखंड गिरिडीह जिला से ये निकलती है क्यूल नदी। तो ये सारी नदियां निश्चित रूप से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन नदी से बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो पूछेगा ही पूछेगा, और जितना हमने बताया उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, इस बात का फुल गारंटी। ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। दोनों अलग अलग नदी हैं, नाम अलग अलग है, गंडक अलग है, बूढ़ी गंडक अलग है। ठीक है। डिफरेंस क्या, नदियां हैं, दोनों अलग अलग क्षेत्रों में बहती है, दोनों अलग अलग जगह गंगा में जाके मिलती है, जो कि हमने आपको बताया। देखिए, गंडक जो है अन्नपूर्णा श्रेणी मानकोट से निकलती है, जबकि बूढ़ी सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो दोनों का उद्गम भी अलग है, दोनों का जो मिलने का गंगा में वो भी अलग जगह है। तो दोनों सेम नदी हम कैसे बोल सकते, नाम सेम है, नाम कई बार हो सकता है सेम। ठीक है। अब आते हैं जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात के बारे में आप जानते ही होंगे, जब पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों पे नदी जो है उसका जो जल है वो सीधी तीव्र ढाल के सहारे नीचे गिरती है। कोई भी जल की धारा, जैसे मान के चलिए ये बह रही है पहाड़ पे और एकाएक नीचे खाई है, और जब ये पानी एकाएक फॉल करेगी नीचे में, तो इसी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। ठीक है। तो पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्रों में तीव्र ढाल के सहारे नीचे गिरती हुई जलधारा को हम लोग वाटरफॉल या झरना कहते हैं या जलप्रपात कहते हैं। बिहार में ये आपको दक्षिण बिहार में मिलेगा, क्योंकि पठारी एरिया, वहीं पे मिलेगा जलप्रपात। कैमूर में, रोहतास में, गया में और नवादा में, इन 4 जगहों पे आपको जो है ये जलप्रपात देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण आपका जो जलप्रपात है ककोलत जलप्रपात, और ये ककोलत स्थान नवादा में है, वहीं पे ये ककोलत जलप्रपात निकलता है। कोडरमा पठार से आने वाली ये धारा है। ठीक है। कोडरमा पठार से आती है और ककोलत में ये जलप्रपात बनाती है, तो ये याद रखिएगा, कोडरमा पठार से आने वाली धारा है। उसके बाद सुखलदरी कनहर नदी से निकलती हुई रोहतास में ये सुखलदरी धारा जलप्रपात बनाती है। धुआं कुंड ये कावा धोवा नदी है, रोहतास में ये बनाती है। दुर्गावती जलप्रपात है, जो कि छानप पर रोहतास में बनाता है। ये जियार कुंड वाला पूछा हुआ, याद रखिएगा, फुलवरिया नदी से निर्माण हुआ है इसका, भोजपुर में। तो कई बार पूछेगा जियार कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो भोजपुर में। करकट भी पूछ चुका है, करकट कैमूर में है, करकट जलप्रपात याद रखिएगा कैमूर में। तेलहर कुंड भी पूछ चुका है, कैमूर में ही है, दुर्गावती नदी के तट पर। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे, ये 3 में से कोई क्वेश्चन आपको पूछते रहता है।
देवदारी जलप्रपात क्रमनासा नदी पे है रोहतास में। जिसको हमने घेरा है वही आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसी में से कोई ना कोई पूछेगा, इसे देख लीजिए। ओकरिन कुंड गोपथ है, रोहतास में बनता है, ठीक है। तो ये जलप्रपात में ककोलत याद रखना है, सुखल दरी बहुत होगा तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद दुर्गावती वाला याद कर लीजिएगा, जियार कुंड वाला याद कर लीजिए, करकट याद रखिए, तिलहर कुंड याद रखिए। ये सब आपको बराबर एग्जाम में पूछा है बीपीएससी, तो इसको आपको याद रखना होगा। अब देखिए कुंड होता है, जल कुंड होता है, जैसे राजगीर गए होंगे तो उसमें ठंड के मौसम में भी अगर आप स्नान करेंगे उस कुंड में तो आपको क्या होगा कि गर्मी का एहसास होगा। टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक पानी का टेम्परेचर रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि चूंकि पृथ्वी के गर्भ में भी मैग्मा या अन्य जो है खौलता हुआ पदार्थ रहता है, या खनिज कह सकते हैं, या फिर रेडियोधर्मी पदार्थ भी रहते हैं। रेडियोधर्मी जहाँ पे पदार्थ है वो आसपास के जल को क्या करता है कि टेम्परेचर से, अपने टेम्परेचर से गर्म कर देता है, और जब वही गर्म जल बाहर, जब कुंड के माध्यम से जल कुंड उसका बहाव होता है बाहर की ओर, तो वो गर्म निकलता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि गर्म जल कुंड है ये, ठीक है। तो बिहार में अधिकतर जो गर्म जल कुंड है वो आपको राजगीर मुंगेर में ही आपको दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त गया, नालंदा आदि जिलों में भी गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। सामान्यतः इनका संबंध मृत ज्वालामुखी क्रियाओं या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से होता है। यानी आसपास वहां पे रेडियो सक्रिय खनिज होते हैं जो कि टेम्परेचर अधिक होने के कारण आसपास के जो चट्टान में जो जल स्थित है, चूंकि पृथ्वी के अंदर भी जल है, आपको पता ही होगा, उसी से आप चापाकल के माध्यम से या नल के माध्यम से निकालते हैं। लेकिन जहाँ चट्टानों में स्थित जल है वहां आसपास में अगर कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है तो उससे भी उस जो चट्टान का जो जल है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। गर्म जलकुंड से निकलने वाली जल में पर्याप्त मात्रा में गंधक खनिज, इसीलिए कहते हैं ना चर्म रोग रोगी लोग को जाता है, उसके स्नान से क्या होता है, उसका चर्म रोग मिट जाता है, क्योंकि वो गंधक खनिज वहां पे है। तो गंधक आपको पता होगा सल्फर का यूज होता है आपके चर्म रोग में, समझे। तो इसलिए वहां पे हम लोग अगर नहाते हैं तो चर्म रोग संबंधी बीमारी भी ठीक हो जाती है। लवण आदि पाए जाते हैं तथा इनके जल का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस, जिसमें किसी प्रकार का 70 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा कि जीवाणु नहीं पनपेंगे। गर्म जलकुंड मुख्यतः आग्नेय एवं कायांतरी शैलों में ही पाए जाते हैं। ये रूपांतरित में नहीं होगा, रूपांतरित और सॉरी आग्नेय में होगा, ठीक है। अवसादी में आपको गर्म जलकुंड नहीं मिलेगा। अब इसमें से कई बार पूछेगा कि कौन सा जलकुंड कहाँ स्थित है, तो सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा ब्रह्म कुंड, जिसका 87 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है, सबसे गर्म होता है। ठंड के मौसम में भी नहाने पे मजा आ जाएगा। सबसे गर्म है राजगीर में ब्रह्म कुंड है। उसके बाद सप्तधारा या सप्तधरवा इसको बोलते हैं, सूरज कुंड, मखदुम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, ये सारे कुंड आपको राजगीर में, ठीक है। सूरज कुंड, ब्रह्म कुंड, और आपको पता होगा, और मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, राम से संबंधित जितना कुंड है ना, राम लक्ष्मण, देखिए लक्ष्मण राम से ही संबंधित है, सीता राम से ही संबंधित है, रामेश्वर राम से ही संबंधित है, ऋषि भी उसी से संबंधित है। भीम बांध याद रहे, भीम बांध तो सबको याद ही रहता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, मुंगेर में है। यहाँ पे 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। कितना डिग्री, तो 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है आपको मुंगेर वाले कुंड में दिखेगा। लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कुंड जो है वो अग्नि कुंड है, और वो गया में, याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण, गया में अग्नि कुंड सबसे ज्यादा गर्म। भरारी कुंड, जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड, ये सब सारे कुंड जो हैं वो आपको मुंगेर में मिलेंगे, ठीक है। तो राम से संबंधित नाम याद रखिएगा, मुंगेर में है। नानक जी एक बार राजगीर गए थे, इसलिए नानक कुंड वहीं पे है। मखदुम कुंड, सूरज कुंड, सतधरवा, गोमुख कुंड, ब्रह्म कुंड तो एकदम आप लोग याद ही रखिएगा। ब्रह्म योनि एक पर्वत है जो कि गया में ही है, ठीक है, बोध गया। ब्रह्म कुंड, ब्रह्म योनि, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ब्रह्म कुंड याद रखिएगा राजगीर में है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा उम्मीद करते हैं आप लोग बना लेंगे। उसके बाद है कांवर झील। कांवर झील बेगूसराय मंझौल के पास में ही है। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। गोखुर झील नदी जब अपनी रास्ता को परिवर्तित करती, जैसे इधर से इधर जा रही है,
लेकिन कभी इधर से इधर जा रही थी, लेकिन अब उधर ना जाके इधर मुड़ गई। तो ये वाला जो एरिया है ना गोखुर झील बन जाएगा। ठीक है, वहाँ पे पानी जो है जब बरसात होगा पानी वहाँ पे क्या होगा, जम जाएगा, या अन्य समय में भी पानी रहता है जनरली। तो याद रखिएगा गोखुर झील एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, मंझौल बेगूसराय में। कांवर झील ये कई बार पूछा है। गोगाबिल झील मनिहारी कटिहार के पास है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। ठीक है, और सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में है। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख नहीं होगा क्योंकि इसका फॉन्ट जो है वो मैं लाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये फॉन्ट जो होगा वो देवनागरी लिपि में होगा और क्रोती देव में होगा, तो हो सकता है इसमें नहीं होगा, तो इसीलिए इसमें नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे दिख सकता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा फॉन्ट में डाउनलोड कर लूँ। आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करेंगे। देखता हूँ वो सुधर गया होगा, कहीं क्रोती देव में होगा इसीलिए ऐसा हुआ है। दिखने लगा। चलिए मैं इस क्वेश्चंस को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ कहीं। आप लोग क्वेश्चन आंसर इसका बनाएंगे, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर दूं उसके बाद। चलिए अब आप लोग तेजी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जवाब देते रहिए। साइंस वाला भी वीडियो डाला हुआ है, साइंस वाला भी वीडियो जो है ना वो पीडीएफ कंटेंट में डाला हुआ है, साइंस वाला देख लीजिए। साइंस के क्वेश्चन सारे क्लासरूम के रहते हैं, परेशान नहीं होना है। हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन, गंगा नदी बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो अभी हमने आपको बताया था कि बक्सर, ठीक है, चौसा के पास बक्सर में प्रवेश करती है। पटना, भागलपुर, बांका तो होगा नहीं। क्या बांका होगा, पटना होगा, नहीं होगा। भागलपुर भी होगा। गंगा नदी बिहार में किस जिले से, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। कितने लोग सही जवाब दिए हैं। हाँ, नदी का डायरेक्शन देखिए कई चीज पे डिपेंड करता है। जनरली नदी का जो डायरेक्शन होता है वो ढाल पे डिपेंड करता है। अगर गंगा नदी का ढाल देखा जाए तो आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम से लेकर के वो उत्तर पूरब की ओर ही आपका ढाल, सॉरी दक्षिण पूरब की ओर ढाल इसका दिखाई देता है।
तो ढाल जैसे 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 पानी है, पानी का बहाव कैसे, जैसे आप घर में प्लास्टर कराते हैं तो जिधर आप पानी निकालना चाहते हो उधर क्या करते हैं, थोड़ा सा ढाल दे दीजिए जिससे कि पानी का बहाव उधर हो जाए। तो एक ये प्रमुख रीजन होता है। लेकिन आप कई बार सोचेंगे कि उल्टा, जैसे नर्मदा ताप्ती उल्टा कैसे बह जाती है जब ढाल इधर से इधर है। तो देखिए ये जो नदियां बहती है ना वो दो बीच में खाई है, यानी कह सकते हैं कि चट्टान, दो चट्टानों के बीच में जो गैप है, भ्रंश है, उससे वो होकर के बह जाती है। जैसे ये ढाल इधर से इधर है, लेकिन जब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, जैसे बालू का रेत ले लिए, पानी बहाव है और हम लाइन खींच देंगे, उससे क्या होगा, उसमें भ्रंश बन जाएगा। तो भ्रंश से भी पानी होकर के बह सकता है नीचा होगा तो इसलिए नर्मदा वगैरह जो उल्टा बह जाती है। नहीं तो मैक्सिमम नदियां जो है आप पश्चिम से पूरब में ही देखिएगा तो ढाल के अनुरूप बहती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, ठीक है। गौर से पढ़ना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती हैं? बताइए, नहीं बनाती है, बनाती है नहीं पूछ रहा है, नहीं बनाती है। बी तो बनाती ही थी, गंडक नदी तो बना ही रही है कॉर्नर में। अभी तो हमने बताया था गंडक बनाती ही है, घाघरा भी बनाती है, करमनासा भी बनाती है, गंडक भी बनाती है, फल्गु नहीं बनाती है। फल्गु तो फतुहा के पास आके मिलती है ना गंगा में। तो ये जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा कहाँ बनाती है? आंसर क्या हो जाएगा, फल्गु नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित है? तो देखिए गंगा के किनारे भोजपुर भी है, वैशाली भी है, बेगूसराय भी है, कटिहार भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, अब पता नहीं अब आप लोग के टीआरई में क्या करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान अभी तुरंत हमने ऊपर में देखा था, कहाँ स्थित था, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान। देखिए अच्छा वो उधर अलग नोट्स था उसमें हमने देखा, कटिहार में बिल्कुल नहीं, समस्तीपुर नहीं, शेखपुरा नहीं, कहाँ होगा तो दरभंगा, कुशेश्वर स्थान, ठीक है। कुशेश्वर झील अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था, किधर गया मैं दिखा भी दूं, कुशेश्वर झील कहाँ है, दरभंगा, तो वही आंसर हो जाएगा। ककोलत अभी तुरंत हमने पढ़ा नवादा में। ककोलत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो नवादा में। देखिए अभी तुरंत हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, थ्योरी में ककोलत जलप्रपात देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा कहाँ पे स्थित है, तो ककोलत सबसे पहले हमने इसी के बारे में बताया था, नवादा में, ठीक है। तो नवादा नालंदा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा ये सब गलती कीजिएगा, ये सब आसान क्वेश्चंस होते हैं, ये सब गलत किए मामला गड़बड़। मेची, मेची निम्नलिखित किसकी सहायक नदी है? तो मेची कोसी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। मेची कोसी लिंक परियोजना भी बना है, तो मेची जो है कोसी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। गंडक नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पे गंगा नदी में मिलती है? तो गंडक नदी के बारे में हमने बोला था, हाजीपुर के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है, 7 का ए। गंडक नदी की बिहार में लंबाई बताइए, गंडक नदी की बिहार में कितनी लंबाई है? बिहार में लंबाई हमने बताया था गंडक नदी का कितना है, देख लीजिए फिर से एक बार, 260 किलोमीटर। कितना है? 260 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 260 किलोमीटर। 425 किसका? गंगा नदी का। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल बिहार में है? देखिए ये तो सोन नदी अमरकंटक एमपी से निकलेगी, महानंदा दार्जिलिंग से, पुनपुन भी झारखंड से निकलती है। अजय नदी का उद्गम स्थल आपका बिहार ही है, ठीक है, याद रखिएगा अजय नदी।
एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो बिहार में, वो है आपका अजय नदी, जो कि आपको लखीसराय के से होकर के क्यूल के पास जो है गंगा नदी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? अभी हमने बताया था सूरज कुंड, सप्तधारा या सप्तधरवा, नानक कुंड, ये सब राजगीर में है। और सबसे गर्म जलकुंड हमने बताया था अग्निकुंड, जो कि कहाँ स्थित है? सबसे गर्म जगह भी गया होता है, गया ही है सबसे गर्म जगह। और अग्निकुंड कहाँ है? गया में है, आपका राजगीर में नहीं है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल बताइए कहाँ है? अब फिर से कोसी नदी देखिए कहाँ निकला है? गोसाई थान, ठीक है। तो याद रखिएगा उद्गम स्थल कोसी का क्या है? गोसाई थान की चोटी, जो कि नेपाल से निकलती है, गोसाई थान की चोटी से। बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल का पवित्रतम नदी माना जाता है? तो देखिए नेपाल की एक नदी है बागमती, जो कि बिहार में भी बहती है और बेगूसराय में गंडक में मिल जाती है। तो ये पवित्रतम नदी है, ठीक है। इसको पूजा जाता है कहाँ पे? तो नेपाल में, बागमती नदी, याद रखिएगा। नेपाल की पवित्रतम नदी है बागमती, जो कि बेगूसराय में गंगा नदी में मिल जाती है, गंडक नदी में मिल जाती है, सॉरी। इनमें से कोसी मेची लिंक नहर योजना लाभान्वित कौन से जिले होंगे? अब देखिए ये है कहाँ पे, आप देखिएगा तो ये आपको अररिया, सुपौल, जो पूरब में कोसी और मेची दोनों नदी किधर है? पूरब में ही है बिहार के। तो पूरब का जिला कौन सा है? ये दक्षिण बिहार है, ये होगा नहीं। देखिए कई बार ये भी दक्षिण का है, ये भी दक्षिण का है, तो कई बार आप तर्क से भी निकाल सकते हैं आंसर। जैसे ये नहीं भी पता है अररिया सुपौल, तब भी आप तर्क से निकाल सकते हैं। देवदारी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था देवदारी जलप्रपात हमने पढ़ा था। और देवदारी के बारे में जब पढ़ा था तो कर्मनासा नदी पर स्थित है, रोहतास में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्मनासा नदी पर देवदारी जलप्रपात स्थित है, रोहतास में, ठीक है। फुलवरिया नदी पर अभी हमने बताया था आपको जीआर कुंड, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि थ्योरी सेक्शन में हमने किया था। अभी देखिए, है ना, जीआर कुंड किधर गया? जीआर कुंड, हाँ जीआर कुंड, घेरा भी लगाया हमने फुलवरिया नदी पर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा है। करकट जलप्रपात किस जिला में है? तो हमने बताया कैमूर में आपका करकट है। अभी करकट जलप्रपात भी देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था, करकट को घेरा लगाया था, कैमूर जिला में है, ठीक है। हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाने से पहले ही महत्वपूर्ण को घेरा लगा दिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मुझे अनुभव है, और यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने 16 क्वेश्चंस नदी जलप्रपात से संबंधित आपको करवाए। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आया होगा, सब कुछ याद भी हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो 1-2 बार देखिएगा, तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, सारे वीडियो जो रिकॉर्डेड हैं, मैथ है, साइंस है, सारे कुछ किया हुआ है। आप वीडियो को देखते रहिए, भरोसा कीजिए, प्रश्न जो भी कॉन्सेप्चुअल होंगे यहीं से होंगे, क्लासरूम के ही होंगे, नहीं तो आपको वो कहीं भी दिखाई देने वाले नहीं हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 150 में या 120 में 120 बनाने से रिजल्ट बनता है। 70 से 75% नंबर बहुत होता है, सफिशियंट होता है कंपटीशन में। अगर आप उतना सही कर लेते हैं तो आप 100% रिजल्ट में रहते हैं, ठीक है। तो जो एक आधार है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अभी हमने नदी, जलप्रपात, जलकुंड के बारे में बताया, तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये सब प्रश्न अगर आप गलत करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। आसान प्रश्न जो टॉपिक फिक्स है, पहले से पता है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप वो टॉपिक गड़बड़ करते हैं तो निश्चित रूप से आप रिजल्ट खोते हैं। टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ होता है, वो किसी को नहीं आ रहा होगा, कोई तुक्का से सही कर दे तो अलग बात है। जो आसान क्वेश्चंस होते हैं उसी पे रिजल्ट बनता है, उसको आप गलत नहीं बनाओ, उसी में आपका रिजल्ट हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने से नहीं, एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, दिमाग में उसको याद रखिए, याददाश्त शक्ति को बढ़ाइए, समझ के पढ़िए, सदा याद रहता है। और इस तरीका से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को भी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोर्स से निश्चित रूप से जुड़िए। नहीं जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन कम मिलेगा, तो हम भी यूट्यूब पे भी आपको ना के बराबर वीडियो डालेंगे, ठीक है। कोर्स से निश्चित रूप से जुड़िए। धन्यवाद।